हमारा टॉपिक था डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स। इस टॉपिक पर हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं और अभी हमने इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। एक बार जो भी जैसे नए बच्चे जो भी जुड़ रहे हैं तो उनके लिए एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रविष्ट करते हैं वे क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये हमने पढ़ा था। डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है और संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व? डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो डी कक्षक होते हैं, उपांतिम डी कक्षक, वे कैसे होते हैं? अपूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। अतः इन्हें क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है। इनमें कुछ अपवाद भी हैं, उन अपवादों को भी हमने क्लास में पढ़ा था। जैसे जिंक की बात करें, कैडमियम की बात करें, मरकरी की बात करें, इनमें क्या था? इनके जो उपांतिम डी कक्षक थे वो क्या थे? पूर्ण रूप से भरे हुए थे। 3D10, 4D10 इस प्रकार का इनका कॉन्फ़िगरेशन था। इस वजह से ये क्या थे? असंक्रमण तत्व थे। इनके बारे में हमने अध्ययन किया और हमने आवर्त सारणी से संबंधित डी ब्लॉक के जितनी भी बातें थी उनके बारे में अध्ययन किया। कैसे? जैसे ये आवर्त संख्या 3 से आवर्त संख्या 4 से लेकर के 7 के मध्य में अवेलेबल रहते हैं सारे के सारे। कौन? डी ब्लॉक के तत्व। स्कैंडियम से लेकर के, स्कैंडियम वाला ग्रुप हो गया, उसके बाद में इसके नीचे जो आता है इट्रियम हो गया, लेंथेनम हो गया, ये आवर्त की बात कर रहे थे हम। और इसके अलावा एक्टिनियम हो गया। तो ये सारे ग्रुप में क्या अवेलेबल रहते हैं? सारे के सारे डी ब्लॉक के तत्व। इसके अलावा हमने बताया था कि ये 3rd बी, 4th बी, 5th बी, 6th बी, 7th बी, 8th ग्रुप और 1st बी और 2nd बी, यह है दीर्घ स्वरूप आवर्त सारणी का। इसके आधार पर इनको नामांकन किया गया है। इन सब में भी डी ब्लॉक के तत्व अवेलेबल रहते हैं। तो हमने इन सब के बारे में कल अध्ययन किया था और हमने एक टॉपिक और नोट्स और एक क्वेश्चन और था उसके अंदर अपने पास कि डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं। इसके बारे में हमने बात की थी। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके जो n-1 डी कक्षक और जो ns कक्षक है, इनके मध्य ऊर्जाओं का अंतर काफी कम होता है। इस वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं। इस वजह से इनकी ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इस क्वेश्चन को भी हमने कल पढ़ा था। इसके अलावा बात आई थी एक कॉपर की और जिंक की। कॉपर की बात करें तो कॉपर क्या है? संक्रमण तत्व है, जबकि जिंक क्या है? असंक्रमण तत्व है। इसके बारे में भी कल बताया था। इसका आंसर ये था कि कॉपर को एक संक्रमण तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपनी +2 ऑक्सीकरण अवस्था में क्या रखता है? अपूर्ण डी उपकोषक, अपूर्ण डी कक्षक रखता है। जबकि जो जिंक है ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था में पूर्ण रूप से भरा हुआ डी कक्षक रखता है। इस वजह से जिंक को क्या कहा जाता है? असंक्रमण तत्व कहा जाता है। जबकि कॉपर को क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है। इन सब के बारे में हम पहले पढ़ चुके थे। अब आज इनके जस्ट आगे आपके नोट्स में जो पॉइंट दे रखा है वो क्या है? डी ब्लॉक के तत्वों के अभिलाक्षणिक गुण। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ने पहले की क्लासेस अटेंड नहीं की है तो उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। कल वीडियो नहीं बन पाई थी लेकिन आज से वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो वापस जो जिनको ऑन स्पॉट क्लास के टाइम समझ में नहीं आएगा वो बाद में भी अपनी क्लास में देख सकता है कि किस तरह से क्या टॉपिक था। कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो बाद में भी पढ़ सकता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग बाद में आपके ग्रुप्स पे डाल दी जाएगी, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो सर्वर की बात है, बहुत से लोगों को देखने में प्रॉब्लम आ रही है, साउंड में प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर प्रॉब्लम आ भी रही है तो वीडियो में उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसलिए परेशान ना हो, पैनिक ना हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। डी ब्लॉक तत्वों के अभिलाक्षणिक गुण। डी ब्लॉक तत्वों के अभिलाक्षणिक गुणों, हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लेते हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पॉइंट कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप भली भांति परिचित है। आपने 10th क्लास में भी बात की थी इसकी, 11th में गए 11th में भी बात की, 12th में आए हो तो अभी भी बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप पहले वो 2, 8, 8 ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते थे 10वीं क्लास तक। 11th में गए आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखे। कौन से वाले? 1s 2s वाले। 12th में आए हो लेकिन आप 11th में एस और पी ब्लॉक के तत्व की बात की थी आपने, लेकिन 12th में किसकी बात करेंगे? डी और ए ब्लॉक के तत्वों की। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो जो जितने इलेक्ट्रॉन उस
तत्व के अंदर, उस परमाणु के अंदर भरे जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं यहाँ पर। यानी इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाएंगे उसके अंदर, क्योंकि जो परमाणु होता है कोई एक कोश से तो मिलकर के बना नहीं होता, उसमें बहुत सारे कोश होते हैं उसके अंदर। इस वजह से वहां पर क्या मिलता है हमको, अलग अलग प्रकार के कोश मिलेंगे, तो उन सबके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। जैसा कि आपको पता है डी ब्लॉक के जो तत्व हैं, इनके अंदर 4 प्रकार की संक्रमण श्रेणियां थी। कौन कौन सी थी? एक तो प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी और एक चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। 4 संक्रमण श्रेणियों के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, तो इनके बारे में ही हम बात कर रहे हैं। इनके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके सामने क्या है। पहले बात करते हैं हम प्रथम संक्रमण श्रेणी। प्रथम संक्रमण श्रेणी को और क्या कहा जाता है? 3D संक्रमण श्रेणी। प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी। प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D श्रेणी में केवल कितने परमाणु पाए जाते हैं? टोटल है यहाँ पर ये तत्व हैं कितने? 10। कौन कौन से हैं इनकी बात कर लेते हैं। नंबर 1 स्कैंडियम, नंबर 2 टाइटेनियम, नंबर 3 वेनेडियम, नंबर 4 क्रोमियम, नंबर 5 मैग्नीज, नंबर 6 आयरन, नंबर 7 कोबाल्ट, नंबर 8 निकल, नंबर 9 कॉपर, नंबर 10 जिंक। यहाँ पर अपने सामने ये 10 एलिमेंट हैं, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? प्रथम संक्रमण श्रेणी। और क्या बोलते हैं इनको? 3D श्रेणी। 3D श्रेणी क्यों कहा जाता है? कल भी बताया था मैंने, क्योंकि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें प्रविष्ट होता है? 3D कक्षक में प्रविष्ट होता है। इस वजह से इस श्रेणी को क्या कहा जाता है? 3D श्रेणी कहा जाता है। अब बात कर रहे हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने 11th में पढ़ा था, कहां से स्टार्ट होता था? N+L रूल के अकॉर्डिंग वो होता था स्टार्ट 1s से। तो क्या लिखते थे हम? 1s2, फिर 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर आगे इलेक्ट्रॉन किस में जाता था? 4s, और फिर जाता था 3D में। लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि 4s में पहले इलेक्ट्रॉन क्यों जा रहा है। ये रीजन है इसका N+L रूल। अगेन रिपीट करता हूं एक बार और, N+L का नियम जो हमने 11th क्लास में आपको सिद्धांत के अंदर पढ़ा। क्या था N+L का नियम? N+L का नियम का मतलब था कि N+L है ऊर्जा, यानी जिनकी भी ऊर्जा का मान क्या होगा? कम होगा। यानी जिनके लिए भी N+L अर्थात उनकी ऊर्जा का मान कम होगा, उनमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। ये था N+L का नियम। तो इस बेसिस पर यहाँ चेक किया गया, तो 4s में N+L के बेसिस पर देखे तो इसके लिए N का मान कितना आ रहा है? 4, और L का मान कितना आ रहा है इसके लिए? 0। 4 + 0 बराबर कितना आता है? टोटल 4। इसके लिए N+L का मान कितना आ रहा है? 4। ऐसे ही 3D के लिए अगर अपन चेक करें तो ये N का मान कितना आ रहा है? 3, और L का मान D के लिए कितना आएगा? 2। टोटल कितना आ रहा है? 5। तो देखो N+L का मान 4s के लिए कितना आ रहा है? 4, और 3D के लिए N+L का मान कितना आ रहा है? 5। तो किसके लिए N+L का मान कम है? 4s के लिए। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरेंगे? 4s में। तो ये कारण है कि 4s में 3D के पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और अपन ने बात भी की है 3D श्रेणी की। तो 3D श्रेणी की जब बात करेंगे तो 3D श्रेणी का मतलब क्या है? अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा? 3D कक्षक में भरा जाएगा, और वो भरा तो जा रहा है। इस वजह से इन तत्वों को 3D श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन यहाँ पे कि ये जो ऑर्डर है, इसके बेसिस पर अगर हम यहाँ से यहाँ तक के इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? गिनना। 2, 2 4, 6 10, 2 12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन है। तो 18 इलेक्ट्रॉन और किसके पास होते हैं?
आर्गन के पास। किसके पास होते हैं? आर्गन। आर्गन, तो यहां पर इसकी जगह पर हम शॉर्ट में यहाँ आर्गन भी तो लिख सकते हैं। तो नोबल गैसेज जो होती है उनका यूज यहाँ पर हम शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए कर सकते हैं, ताकि हमको इतना लंबा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना लिखना पड़े और याद रखने में भी क्या होती है, सुविधा होती है। तो देखेंगे यहाँ पे जैसे स्कैंडियम का लिखना है तो पहले इसके क्या पता होना चाहिए हमको, परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, क्योंकि परमाणु क्रमांक से ही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता चलेगा। ठीक है, तो स्कैंडियम की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 21 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 21, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं हमको? 21। ऐसे यहाँ पर आगे 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, इस प्रकार से इनके ये परमाणु क्रमांक है। तो यानी यहाँ पर स्कैंडियम में हमको कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? 21 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो कैसे करेंगे? देखो मैंने आपको बताया कि ये चीज क्या है, आर्गन। 18 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो गया? आर्गन। तो आर्गन के बाद वाला बाह्यतम कोश का विन्यास रहेगा। तो देखो आर्गन यहाँ पे लिख दिया अपन ने, यानी कितने इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे? 18। कितने भरने हैं हमको? 21। आगे क्या आएगा? 4s और 3d। अब देखो 4s की ऊर्जा कम है, n+l का मान कम है 4s के लिए, इसलिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? s कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भराई में आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ कितने फिल कर दिए हमने? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 18 और 2 कितने हो गए? 20। कितने अभी कितने बच रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन और बच रहा है, इसलिए 3d में कितना जाएगा? 1। तो ये है इसका शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस तरह से अब यहाँ क्या हो रहा है, लगातार एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते चलेंगे अपन। चलो देखते हैं क्या आएगा। आर्गन 4s2 3d2 कितने हो गए? 22। फिर आर्गन 4s2 3d3, फिर क्या आएगा? आर्गन 4s2 3d4, फिर क्या आएगा? आर्गन 4s2 3d5, यहाँ क्या आएगा? आर्गन 4s2 3d6, आर्गन 4s2 3d7, आर्गन 4s2 3d8, आर्गन 4s2 3d9, आर्गन 4s2 3d10। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं इनके। लेकिन ये सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ पर और अन्य नियम भी कार्यरत होते हैं। कौन सा नियम? जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, क्या था? अर्धपूरित तथा पूर्णपूरित कक्षकों के स्थायित्व का नियम पढ़ा था हमने। देखो क्या चीज थी इसके अंदर? अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व और पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व अन्य कक्षकों की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। जिसका नोट्स के बारे में भी उल्लेख है, आप पेज पलटेंगे ना अगला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास टॉपिक के बाद, तो वहां पर आपको दिखाई देगा, वहां पर मैंने मेंशन कर रखा है इस क्वेश्चन को। उसको अभी हम समझेंगे क्या मैटर है वो। तो बात किस किस के लिए है? वो बात है एक तो क्रोमियम के लिए, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और एक है बात कॉपर के लिए। तो यहाँ पर ये दोनों क्या निकल करके आते हैं अपने पास? एक्सेप्शन। दोनों क्या निकलते हैं? ये एक्सेप्शन। क्यों निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, इनकी बात अभी हम करेंगे। देखो यहाँ पे क्या होता है कि क्रोमियम की बात करें तो 4s2 3d4 विन्यास रखता है बाह्यतम कोश का। अब देखो अगर यहाँ पर ये 4s कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो जाए? 3d में ट्रांसफर हो जाए, तो इसका विन्यास क्या निकल करके आता है क्रोमियम का? मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। क्रोमियम का विन्यास निकल करके आता है फिर आर्गन 4s1 3d5, ये आता है। अब देखो डी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स डी में। एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो यहाँ बात हो रही है डी कक्षक के डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। यानी इसके पास जगह है, डी 4 ही भरे हैं यहाँ तो डी में। यानी अगर ये इससे एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो यहाँ से अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया तो इसके पास कितने हो जाते हैं? 5, और 5 होते ही अर्धपूरित हो जाता है क्या? क्रोमियम कैसा हो जाता है? अर्धपूरित विन्यास में आ जाता है। और अर्धपूरित विन्यास के लिए अपन ने नियम पढ़ा हुआ है कि अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व अन्य कक्षकों की तुलना में अधिक होता है। तो इसका मतलब अर्धपूरित विन्यास दिखाने की वजह से जो इसका स्थायित्व है वो क्या हो गया भाई? बढ़ गया क्या? जबकि यहाँ पर अर्धपूरित नहीं है, अतः इसका स्थायित्व कम है।
तो अगर कुछ करने से अगर किसी परमाणु का या किसी तत्व का स्थायित्व बढ़ रहा है तो वो तो करवाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्थायित्व में वृद्धि हो रही है, इस वजह से यहाँ पर इसका ये वाला विन्यास ना होकर के कौन सा विन्यास होता है क्रोमियम का, 4s1 3d5। बात समझ में आई क्या? ठीक है, आगे चलते हैं। बात आती है कॉपर की। कॉपर का विन्यास है आर्गन 4s2 3d9। यहाँ पर ये क्या है, आंशिक पूरित विन्यास है। अब देखो कॉपर में क्या होता है, यहाँ लिख देता हूं मैं, कॉपर 29 था, कॉपर का विन्यास आर्गन 4s2 3d9 में से अगर 4s कक्षक से ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसका विन्यास कितना हो जाता है, 3d10। 4s1 3d10 हो जाता है अगर ये 4s कक्षक 3d को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो विन्यास क्या निकल करके आता है, 4s1 3d10। अब देखो डी की जो कैपेसिटी थी मैक्सिमम वो कितनी थी, 10 इलेक्ट्रॉन्स की थी, और डी में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन फिले अभी, 10 इलेक्ट्रॉन्स फिले। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10, और एस में कितने आ गए, 1। तो ये पूर्ण पूरित विन्यास हुआ क्या, क्या कहलाएगा ये, पूर्ण पूरित विन्यास। और पूर्ण पूरित विन्यास के लिए अपने नियम पढ़ा है कक्षा 11 में, क्या, अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व तथा पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व अन्य कक्षकों की तुलना में अधिक होता है। और जब इसका स्थायित्व अधिक है तो लिख देते हैं इसको, स्थायित्व क्या हो रहा है, इसका बढ़ रहा है, किसकी तुलना में बढ़ रहा है, इस विन्यास की तुलना में बढ़ रहा है। अतः ये वाला जो विन्यास लिखा था हमने ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसका करेक्ट विन्यास क्या आता है, ये आता है। तो यहाँ पर 3D संक्रमण श्रेणी में, प्रथम संक्रमण श्रेणी में केवल 2 अपवाद निकल करके आते हैं अपने पास। अपवाद मानो तो अपवाद मानो, पर नियम कार्यरत हो रहा है कौन सा, आब्बो सिद्धांत। आब्बो सिद्धांत का मतलब क्या है, अर्धपूरित तथा पूर्ण पूरित कक्षकों के स्थायित्व का नियम। तो इन दोनों की बात की हमने यहाँ पर, क्रोमियम की और कॉपर की। इस तरह से आपको इनके क्या याद रखने है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखने, 1 बाय 1 सभी को बढ़ाना है इलेक्ट्रॉन्स को, और इस तरह से ये क्या आ जाती है, 3D श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बात आती है इनको याद कैसे रखें अपन, इसको की लाइन से इनको कैसे याद रखें इन तत्वों को। इसके लिए आपको ट्रिक बताई थी मैंने, ट्रिक एक बार फिर भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। क्या थी ट्रिक, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों जानी। याद रखने के लिए ट्रिक बनाई गई है, क्या है, रिपीट कर रहा हूं, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों जानी। साइंस से एससी स्कैंडियम, टीचर से टीआई टाइटेनियम, विनीता से वी वेनेडियम, कृपलानी से सीआर क्रोमियम, मन से एमएन मैग्नीज, फे से एपी आयरन, एपी आयरन इसका अन्य नाम है फेरम, जो लैटिन नेम है इसका वो क्या है, फेरम, को कोबाल्ट सीओ, नी निकल एनआई, क्यू सीयू कॉपर, जानी जिंक जेडएन। इस तरह से यहाँ पर ये 3D संक्रमण श्रेणी के क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। आपको ये ट्रिक्स याद रखनी, एक बार जो जो नोट करना चाहता है एक बार नोट कर ले आपके पास, बाकी साथ के साथ कर लिया होगा वैसे नोट, फिर भी मैं 15-20 सेकंड का समय दे रहा हूँ आपको, एक बार नोट कर सकते हैं जिसको जो भी नोट करना है। हो गया होगा मेरे हिसाब से। 3D संक्रमण श्रेणी के बाद में
हम चलते हैं किस पर, 4D संक्रमण श्रेणी पर। 4D संक्रमण श्रेणी का मतलब क्या है, द्वितीय संक्रमण श्रेणी। चलो कंटिन्यू करते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। द्वितीय संक्रमण श्रेणी, या क्या बोलेंगे इसको हम, 4D श्रेणी। द्वितीय संक्रमण श्रेणी 4D श्रेणी, इसके अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहले तो उनके प्रतीक लिखेंगे हम, और प्रतीक लिखने के बाद में फिर उनके नाम, नाम के साथ उनके परमाणु क्रमांक, सब चीजों के बारे में बात करेंगे। क्या है, नंबर 1 इट्रियम, जिरकोनियम, नाम भी लिख देता हूं साथ के साथ, इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, लास्ट 10वां कैडमियम। देखो यहां पर ये टोटल कितने एलिमेंट हैं, 10 एलिमेंट। सबसे पहले एट्रियम से स्टार्ट होता है। एट्रियम का परमाणु क्रमांक कितना है यहाँ पर, 39। 39 से स्टार्ट है, तो 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48। इस तरह से 48 तक के क्या है परमाणु क्रमांक किसके अंदर आते हैं, ये द्वितीय संक्रमण श्रेणी 4D श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अब इनके किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, यानी 39 इलेक्ट्रॉन भरने हैं अगर हमको इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है एट्रियम का। तो क्या करेंगे इसके लिए, हमको वही सीरीज याद रखनी है हमारी 1s 2s वाली। तो उसके लिए हमको क्या है, किसकी हेल्प लेंगे हम हेल्प लेंगे नोबल गैसेज की। नोबल गैसेज क्या थी, एक बार लिख देता हूं मैं नोबल गैसेज यहाँ पे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये नोबल गैसेज है जिनके परमाणु क्रमांक क्या है, 2, 10, 18, 36, 54, 86। देखो जब हमने 3D सीरीज पढ़ी थी तो हमने किसकी हेल्प ली थी, आर्गन की हेल्प ली थी। तो अब इसके लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, क्रिप्टॉन की हेल्प लेंगे 36 की। तो देखो क्रिप्टॉन का कितना है परमाणु क्रमांक, 36। जब क्रिप्टॉन 36 से हमको भरना कितना है, 39, यानी इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हम यहाँ पर क्रिप्टॉन का यूज कर सकते हैं सीधे सीधे शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन लिख दिया तो कितने आ गए, 36। श्रेणी कौन सी है, 4D श्रेणी, यानी इलेक्ट्रॉन अब किस में जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में जाएगा। तो इसके पहले क्या आएगा, 5s और 4D, 5s और 4D। 5s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे पहले, फिर किस में जाएंगे, 4D में जाएंगे, जैसा 3D श्रेणी में हुआ था। 3D श्रेणी में क्या था, पहले इलेक्ट्रॉन किस में गया था, 4s में गया था और फिर 3D में गया था। ऐसे यहाँ पर पहले किस में जाएगा, 5s में जाएगा और बाद में किस में जाएगा, 4D में जाएगा। ठीक है, ये तो इनका ऑर्डर है। अब इसको याद रखने के लिए मैंने आपको लास्ट ईयर में ट्रिक बताई थी। क्या थी ट्रिक, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ट्रिक थी, यार जरा टेक्निकल CD 2, यार जरा टेक्निकल CD 2 जिसमें
3, 6, 9 ना हो। ट्रिक है इसलिए भी समझ में आएगी, मैं एक बार पूरी लिख देता हूँ। यार जरा टेक्निकल सीडी दो जिसमें 3, 6, 9 ना हो। 0 तो पढ़ाई में ही आता है। 0 किस में आता है भाई? पढ़ाई में। हाँ 100 में से 100 भी आते हैं पढ़ाई में, 0 भी आता है। बहुत से हैं जिनके 0 भी आ जाते हैं। तो ये ट्रिक बनाई गई है, क्या है देखो। यार का मतलब क्या है? यार का मतलब है इट्रियम वाई। जरा का मतलब क्या है? जेड आर। टेक्निकल का मतलब क्या है? टीसी टेक्नीशियन। सीडी का मतलब क्या है? अकेडमी। और पढ़ाई का मतलब क्या है? पैलेडियम पीडी। ठीक है। अब देखो बात आ रही है यहाँ पर कि इसमें इन लाइंस का मतलब क्या है। तो देखो ये जो पहली वाली लाइन दिख रही है, यार जरा टेक्निकल सीडी दो, ये किसके लिए है? 5S के लिए। यहाँ पर 5S कक्षक आ रहा है ना, 5S के लिए है ये वाली लाइन। ऐसे ही 3, 6, 9 ना हो, ये किसके लिए है? ये है 4D के लिए। और 0 तो पढ़ाई में ही आता है, ये भी किसके लिए है? 5S के लिए। तो अपने को ये ट्रिक याद रखनी है, और ट्रिक याद रखते हुए हमको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन भरना है। कैसे भरना है? तो ये पहली लाइन जो कह रही है इसका मतलब ये है कि 5S में 5S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। किस किस में भरे जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन? एक तो इट्रियम में, एक जिरकोनियम में, एक टेक्नीशियम में और एक कैडमियम में। समझे क्या? अगेन रिपीट करता हूं। 5S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। किसमें? इट्रियम में, जिरकोनियम में, टेक्नीशियम में और कैडमियम में। और 3, 6, 9 ना हो, इसका मतलब ये है कि 4D कक्षक में 3, 6, 9 इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है। 1, 2, 5, 7, 8, 10 भर सकते हैं, लेकिन 3, 6, 9 नहीं भरना है, इसका मतलब ये है। और 0 तो पढ़ाई में आता है। किसके लिए ये लाइन? 5S के लिए। यानी कि कह रहा है कि पैलेडियम में 5S में कितना भरना है? 0 भरना है। बात आ गई क्या समझ में? ये काम करना है। ठीक, तो देखो कैसे भरेंगे। क्रिप्टोन आ गया अपने पास 5S 4D। लाइन से गिनती चालू करेंगे। 4D में क्या आएगा? 1। और 5S में कितना आएगा? 2। कितने इलेक्ट्रॉन भरने थे हमको? 39 इलेक्ट्रॉन भरने थे, जिसमें से कितने भर दिए हमने? 36, 2 38 और 1 39। यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। क्या आएगा? क्रिप्टोन, फिर 5S और 4D। देखो हमको पता है इट्रियम में 5S में कितने आने थे? 2 ही आने थे और 2 ही भरे हमने। ऐसे ही ये क्या है? जिरकोनियम। जिरकोनियम में 5S में कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आने। तो 2 इलेक्ट्रॉन आने तो 5S में कितने भर दो? यहाँ पे 2 भर दो। और देखो जब यहाँ 2 आएंगे तो 4D में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं टोटल? 40 इलेक्ट्रॉन फिल करने। 36 क्रिप्टॉन ले गया, 2 5S 38 और 2 40। कंप्लीट हो गया क्या? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नायोबियम। नायोबियम का कितना है? 41। कैसे भरेंगे? क्रिप्टॉन लगाया पहले, तो कितने गए? 36। फिर किस में जाएगा? 5S। फिर किस में जाएगा? 4D। अंतिम इलेक्ट्रॉन हमेशा किस में जाएगा? 4D में। किस सीरीज के लिए? द्वितीय संक्रमण श्रेणी के लिए। तो देखो क्या है ये नायोबियम। नायोबियम का नाम है क्या इस ट्रिक में? कहीं भी नहीं है। और जब नाम ही नहीं है तो इसका मतलब क्या करना है हमको? 5S में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, तो 2 नहीं आएंगे तो कितने आएंगे? देखो 5S में 2, ये लाइन आ गई। 5S में 0, ये लाइन आ गई। तो 5S में क्या बचा? 1 बचा, क्योंकि S कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2। तो S में या तो 0 भरेंगे या 1 भरेंगे या 2 भरेंगे। 0 भर दिया, 2 भर दिया, कितना बचा? 1। इसका मतलब नायोबियम में 5S में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 1। और देखो अपन ने लिख रखा है 4D सीरीज में 3, 6, 9 नहीं आना चाहिए। 4D में अभी तक 1 आया, 2 आया, 3 नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फिर 3 नहीं आएगा तो 2 के बाद कितना आएगा? 4। और जब 4 भरेंगे, इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, कितने भरने थे हमको? 41। 41। 36 तो ये ले गया, 37 और 4 कितने होते हैं? 41। और कितने भरने थे? 41। यानी इसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। चलो नेक्स्ट, मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम में क्या होगा? क्रिप्टॉन, 5S 4D। 5S में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे?
मोलिब्डेनम का नाम नहीं है, यानी 5s में कितना जाएगा 1। और जब इसमें 1 जाएगा, कितने बनने हैं 42, 36 और 1 37, कितने घट रहे हैं 5 घट रहे हैं क्या, यहाँ कितना आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्रिप्टॉन, टेक्नीशियम, टेक्नीशियम में कितने हैं 43 इलेक्ट्रॉन्स बनने हैं टेक्नीशियम में, और टेक्नीशियम का नाम भी आ रहा है यहाँ पे देखो। तो यहाँ पर 5s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 5s में कितने बढ़ देंगे 2। तो 4d में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे भाई, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें 3 6 9 ना हो, यानी 4d में 1 2 4 5 आ गया तो 6 नहीं आ सकता है, 6 नहीं आ सकता तो कितना आएगा, यहाँ आएगा 7। देखो काउंट करो 43 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने थे, 36 क्रिप्टॉन ले गया, 36 और 2 38 और 7, 38 और 7 कितने होते हैं 38 और 7 होते हैं 43। इसका मतलब कुछ मिस्टेक है यहाँ पे देखो, 36 और 2 38, यहाँ पर हम 6 तो भर ही नहीं सकते, और 5s में कितने भरने थे 2, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा 5 ही आएगा। काउंट करते हैं एक बार और, 36 और 2 38, यानी 45 आएगा, यहाँ पे 7 नहीं आ सकता, समझ गए। देखो दोबारा देखो, 36 और 2 38, 38 और 5 कितने होते हैं 43, कितने भरने थे 43। और देखो 369 ना हो, 369 आ रहा है क्या 4d में, कहीं भी नहीं आ रहा है, तो जितना नंबर घटेगा उतना ही नंबर यहाँ पर जोड़ना है। नेक्स्ट रुथेनियम, रुथेनियम का भी वही क्रिप्टॉन 5s 4d, देखो 44 इलेक्ट्रॉन भरने हैं और यहाँ पर नाम भी नहीं है, यानी सिंपल ही चलेगा। कितना आएगा 5s में 1, और 5s में 1 आ गया, 36 और 1 कितने हो गए 37, कितने बने थे 44, कितने घट रहे हैं 7 इलेक्ट्रॉन कम है अभी भी, तो 4d में कितना आ जाएगा अपने आप 7। देखो 4d में 369 आ रहा है क्या, कहीं भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये चीज क्या चल रही है अभी तक भी सही चल रही है। नेक्स्ट क्रिप्टॉन 5s 4d, बात आ रही है रोडियम की, और रोडियम में 36 तो ये ले गया, और रोडियम का नाम यहाँ पर नहीं है, तो 5s में कितना बढ़ देंगे अपने आप 1 बढ़ देंगे, क्योंकि 0 तो यहाँ पे और 2 यहाँ पर है 5s में, तो क्या बचा 1। तो जब यहाँ 1 आएगा तो यहाँ पर 4d में कितना जाएगा 8, और 8 हम भर सकते हैं 4d में, देखो ट्रिक में नहीं है, इसलिए यहाँ कितना आ जाएगा 4d 8। काउंट कर लेते हैं, 36 और 1 37, 37 और 8 कितने होते हैं 45, और देखो 45 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। नेक्स्ट पैलेडियम, कितना आएगा क्रिप्टॉन 5s और 4d। पैलेडियम में देखो लिख रखा है साफ साफ 5s में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं 0, कितना इलेक्ट्रॉन भरना है 0, तो 5s में कितना भर दिया हमने 0, और देखो यहाँ लिखा हुआ है 369 ना हो, तो 4d में 8 आ गया था, अब अगला नंबर किसका है 9 का, लेकिन 9 तो भर ही नहीं सकते, तो कितना भरना पड़ेगा 4d 10। काउंट करते हैं 36 और 10 46, 46 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने, एकदम करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट एजी सिल्वर, सिल्वर में क्रिप्टॉन 5s 4d, 5s में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें, देखो एजी का नाम भी नहीं है यहाँ पे, तो 5s में कितना जाएगा 1, और 4d में कितना आएगा 10। ऐसे ही नेक्स्ट क्रिप्टॉन 5s 4d, 5s में कितना जाएगा 1 सॉरी 2, देखो नाम लिखा हुआ है कैडमियम में कितना जाएगा 5s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5s में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमको 2, जैसे यहाँ 2 करेंगे तो यहाँ क्या रहेगा 4d 10। काउंट करेंगे 36 और 2 38 और 10 48, कंप्लीट। इधर ये भी इस तरह से ये भी कंप्लीट है, क्योंकि काउंट करो 36 और 1 37 10 47, इस तरह से ये था इसको याद करने का तरीका, ठीक है। बात करते हैं इनके सीरीज याद कैसे रखें, तो सीरीज याद रखने के लिए तरीका बताया था मैंने आपको पहले भी, एक बार और रिपीट कर देता हूं, क्या है यारी जरा निभाओ मौत तक रुकावट राह पड़े आग में
कूद जा। ये है इसको याद रखने की ट्रिक। अगेन रिपीट करता हूं, जारी जरा निभाओ मौत तक रुकावट, राह पड़े आग में कूद जा। यानी जारी से इट्रियम, जरा से जिरकोनियम, निभाओ से नायोबियम, मौत से मोलिब्डेनम, तक से टेक्नीशियम, रुकावट से आरयू यानी रुथीनियम, राह से आरएच रोडियम, पड़े से पीडी पैलेडियम, आग में से एजी सिल्वर, जिसको हम क्या बोलते हैं अर्जेंटम भी बोलते हैं, लेटिन नेम है इसका अर्जेंटम, और कूजा से सीडी कैडमियम। इस तरह से यहाँ पर ये कंप्लीट होती है हमारी 4D संक्रमण श्रेणी। अब मेरे हिसाब से फोन कटने वाला है शायद, इसलिए आप दोबारा रिज्वाइन हो जाना एक बार और वापस, केमिस्ट्री कंटिन्यू क्लास चलेगी अभी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। दोबारा रिज्वाइन होना है जब भी फोन कट जाए, तब तक के लिए आप इनको उतार सकते हैं, जिसको भी नोट करना है कॉपी में नोट करें।